नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। खतरनाक कोरोना से जंग जारी है। ये एक महामारी है, लेकिन इस सब के बीच आपकी, हमारी, हम सबकी भी तो एक जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी ये कि हम कोरोना नियमों का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, हाथ साफ करें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये मास्क लगाकर ज़रूर रखें। न्यूज़ 18 ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। इस लड़ाई में ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ये मास्क आप तब तक ना उतारें जब तक आप ये सुनिश्चित ना कर लें, तय ना कर लें कि आप लोगों से और लोग आपसे बिल्कुल सुरक्षित दूरी पर हैं, आप बिल्कुल अलग थलग हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए सुशील कुमार ने कबूल किया है कि पहलवान सागर से उनकी मारपीट हुई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पूछताछ में सुशील कुमार ने बताया कि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मारपीट में सागर की मौत हो जाएगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आज ही सुशील कुमार को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सुशील के साथ उनके दोस्त अजय भी गिरफ्तार किए गए। सुशील कुमार 4 मई से फरार थे और उनकी तलाश में दिल्ली पुलिस की टीमें देश के कई अलग अलग हिस्सों में, राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही थी। 4 मई को दरअसल दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के बीच मारपीट हुई और इसी में पहलवान सागर घायल हो गए थे और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी, जिनके आरोप में पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, लगभग 20 दिनों से सुशील कुमार की फरारी के बाद आखिरकार गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो प्राथमिक पूछताछ, उसमें क्या नई बातें और पता चल पाई? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सुशील कुमार एक हत्या के मामले में शामिल हुए, अपहरण का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ, वो सुशील कुमार जिन्होंने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया था, कई पदक और मेडल उनके नाम थे, वो एक हत्या की वारदात में शामिल होते हैं और पेशेवर अपराधी की तरह वो अपने ठिकाने बदलते रहते हैं। करीबन 10 से 12 लोकेशन ऐसी थी जो दिल्ली पुलिस को मिली है, जहां पर उन्होंने शरण ली, जहां पर वो छुपे। और उसके बाद जब वो दिल्ली के मुंडका आए, यहाँ से वो वापस हरियाणा जाना चाह रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। और उसी दौरान मुखबिरों की सूचना के आधार पर स्कूटी के साथ सुशील पहलवान और जो हेल्थ टीचर थे अजय, इन दोनों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के साकेत के इस दफ्तर में करीबन 1.5 घंटा सुशील कुमार से पूछताछ हुई है प्रशांत, और यहाँ पे उन्होंने कबूल किया है कि वो 4 और 5 मई की दरमियानी रात जो छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 गुटों में जो मारपीट हुई, उसमें वे बिल्कुल शामिल थे। ये जानकारी भी मिली है स्पेशल सेल को कि जो प्रिंस नाम का एक शख्स था, उसके मोबाइल से वीडियो बनाया गया और सुशील ने बोला था कि ये मोबाइल वीडियो बनाए। इस मोबाइल वीडियो को बनाने के पीछे एक मकसद था वर्चस्व कायम रखना, क्योंकि इस कहानी के अगर थोड़ा पीछे जाएं तो सुशील की पत्नी के नाम पर एक फ्लैट था। उस फ्लैट पर जो काला जखेड़ी, जो एक काफी कुख्यात गैंगस्टर है, इस समय फरार चल रहा है। पंजाब और दिल्ली एनसीआर में कई मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। उसके कई बदमाश उस फ्लैट में आके शरण लेते थे और जब सुशील ने उन पहलवानों को वहां से हटने का कहा तो वो लोग सुशील को धमकी देने लगे और उसके बाद सुशील ने जो सागर, जो काला जखेड़ी का काफी करीबी बताया जाता था, और इसमें एक शख्स और था सोनू, जो इस पूरे मामले का चश्मदीद है, जो काला जखेड़ी का रिश्तेदार है, इनके साथ सुशील ने मारपीट की अपने साथियों के साथ मिलकर। और उसके बाद सुशील वहां से अपने घर चले गए। सुशील कुमार ने अपनी पूछताछ में यह भी बताया कि वो मारपीट में शामिल थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि मारपीट में जो सागर है वो इतनी बुरी तरह से घायल हो जाएंगे कि उनकी मौत हो जाएगी। देखना होगा कि जो सुशील कुमार के दावे हैं वो कोर्ट में कितने टिकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनकी रिमांड मांगेगी। अब देखना यह है कि कानूनी तौर पर सुशील पहलवानों की तरफ से जो वकीलों की पूरी टीम वहां पर जिरह करेगी, वो सुशील कुमार का क्या पक्ष कोर्ट में रखते हैं, क्योंकि सुशील लगातार ये बचाव करते आ रहे हैं कि उनका मकसद नहीं था कि वो इस हत्या की वारदात को अंजाम दे। वहां पर केवल वो एक वर्चस्व कायम करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और जिस तरह से एक पुराना विवाद चला था प्रॉपर्टी को लेके, उसमें 2 गुटों में मारपीट हुई थी, लेकिन जो स्पेशल सेल के सूत्र बता रहे हैं कि अगर वो इस पूरे मामले में निर्दोष थे या उनकी भूमिका नहीं थी तो वो इस पेशेवर अपराधी की तरह छुपते क्यों फिर रहे थे। और उन्होंने कई ठिकाने बदले, कई लोगों से मदद ली, कई गाड़ियों का इस्तेमाल करा। ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है। अभी कई इसमें बदमाश जो है वो फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें प्रयास कर रही हैं। और अब लगातार पूछताछ का सिलसिला भी आगे जारी रहेगा। हत्या के मामले में गिरफ्तार सुशील कुमार 4 मई से ही फरार थे और उनकी तलाश में दिल्ली पुलिस की टीमें देश के कई अलग अलग हिस्सों में, राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही थी। 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के बीच ये मारपीट हुई थी और
इसी में पहलवान सागर घायल हो गए थे और बाद में उनकी मौत हो गई थी। और इसी आरोप में अब गिरफ्तारी सुशील कुमार की आज हुई। सुशील कुमार अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, लेकिन 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के दो गुटों के बीच मारपीट लड़ाई हुई और उसमें घायल पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई थी और हत्या का आरोप सुशील कुमार पर लगा। कई दिनों से वो फरार चल रहे थे। तकरीबन 20 दिन बाद दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब रही। बताया जा रहा है कि दिल्ली के ही मुंडका इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है, जहां से वो किसी और जगह जाने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले कई राज्यों में कई जगह पुलिस की दबिश दी गई थी। एक और बेहद अहम खबर, न्यूज 18 पर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के जिलाधिकारी रणबीर शर्मा पर लोगों से बदसलूकी की खबर दिखाए जाने के बाद इसका बड़ा असर भी हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर रणबीर शर्मा को उनके पद से हटा दिया है। उन्हें मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद पर भेज दिया गया है। दरअसल ये कार्रवाई डीएम पर क्यों हुई, ये वीडियो उसी का उदाहरण। दरअसल छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डीएम पर आरोप लगा कि प्रतिबंधों लॉकडाउन के दरमियान जो लोग बाहर निकले थे उनके साथ व्यवहार करने में बदसलूकी डीएम की सामने आई। कुछ लोगों से उठक बैठक करवाई तो एक युवक जो दवा लेने के लिए बाहर निकला था उसे थप्पड़ जड़ दिया गया और फिर इसके बाद उसका मोबाइल सड़क पर पटककर तोड़ दिया गया था। जब यह वीडियो वायरल हुआ, न्यूज 18 पर इसकी खबर दिखाई गई तो कलेक्टर महोदय पर कार्रवाई भी हुई और उन्हें पद से हटा दिया गया है। पहले तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर रणबीर शर्मा को पद से हटाने का आदेश दिया और जब उन्होंने पीड़ित युवक को नया मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। न्यूज 18 ने दिखाया कि किस तरह से सूरजपुर के कलेक्टर युवक को थप्पड़ मारने के साथ साथ उसका मोबाइल फोन सड़क पर पटककर तोड़ देते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी गई, जिसमें लिखा गया, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सूरजपुर में कलेक्टर द्वारा नवयुवक के साथ दुर्व्यवहार के दौरान नवयुवक के क्षतिग्रस्त मोबाइल की प्रतिपूर्ति के रूप में उस नवयुवक को नया मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाए। सर, मेरी दादी एडमिट है कोविड में हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ गया था उनके लिए खाना लेके और उनका ब्लड टेस्ट करवाना था, तो लैब वाले भैया को भी उधर से लेते गया था। वो फिर सिस्टर से हम लोग वो सैंपल निकलवाए ब्लड का, फिर वो भैया लेके आए, मैं खाना दे के आया, फिर वो हम दोनों आए लैब में, फिर लैब में मैं पैसा वैसा जमा किया जितना भी उसका हो रहा था, फिर वहाँ से मैं अपना रिसीव लेके वापस आ रहा था। तो फिर इतना मैं वहाँ पे रुकवाए, बोले कहाँ घूम रहे हो, मैं पर्ची निकाल ही रहा था कि इतना में मेरे को एक डंडा मारे। फिर मैं कलेक्टर साहब को दिखाने गया तो फिर इधर से आए, बोले ठीक है जाओ, फिर मेरे को बुलाए, फिर उनको पता नहीं क्या लगा, मेरा मोबाइल लेके पटक दिए ज़ोर से और फिर मेरे को एक झापड़ भी मार दिए और फिर पुलिस वालों से भी पिटवाने लग गए और बोले इसके ऊपर FIR करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जो भी प्रशासन करे सर, अब कोई छोटा अधिकारी गलती करता है तो हम तो उससे ऊपर वाले अधिकारी के पास जाते हैं कि सर ये गलती हुआ है, इनसे हमको ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब ये तो पूरे जिला के जो मालिक हैं, सबसे प्रमुख हैं, वही ऐसा कर रहे हैं, हम किसके पास जाए? असमर्थ हैं किसी के पास भी जाने में, किसके पास जाके क्या बोलें बताइए। छत्तीसगढ़ में बेकाबू कोरोना को काबू करने के लिए पुलिस और प्रशासन की इस हरकत पर सवाल खड़े होने लगे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कलेक्टर खुद जिस तरह जरूरी काम से जाने आने वालों की पिटाई करवाते दिखे, उससे गुंडागर्दी कहा जा रहा है। सूरजपुर के कलेक्टर रणबीर शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो दवा के लिए घर से बाहर निकले एक लड़के का मोबाइल फोन सड़क पर पटकते हुए तोड़ते हुए दिखाई दिए, साथ ही उसे थप्पड़ मारते और पुलिस वालों से पिटवाते भी नजर आए। इस मामले ने तूल पकड़ा और इसके बाद उन्हें माफी मांगने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि माफी मांगने के बावजूद राज्य सरकार ने उन पर कार्रवाई की तबादला किया। सूरजपुर के डीएम की हनक देखिए। कौन सा टेस्ट कराने गया था? वैसे वो दादी को दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में रहा, इसीलिए नहीं ये पहले फोन तोड़ा फिर मारा थप्पड़। नहीं ये
पुलिस वालों से कहा, मारो। जाते जाते बोले, इस पर FIR करो। ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा भगवान भगवान की कसम रिकॉर्ड नहीं किया हूँ। तो भैया कहाँ गए? पद का गुमान, हाकिम होने का अहंकार, खुद के सर्वशक्तिमान होने का भ्रम पालने वाले ऐसे ही होते हैं। जैसा सूरजपुर का ये कलेक्टर है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर है, ये सच है। सच ये भी है कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन है। सच ये भी है कि कोरोना को मात देने के लिए इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना जरूरी है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि जरूरी काम से घर से निकलने वालों के मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दें, उन्हें थप्पड़ मारें, उन पर लाठी डंडे से हमले करवाएं? क्या परिवार के किसी बीमार सदस्य के लिए दवाई लेने जाना गुनाह है? क्या दवाई का पर्चा दिखाने के बावजूद किसी की पिटाई जायज है? आपका जवाब भले ही ना हो, लेकिन सूरजपुर के कलेक्टर को अपने ओहदे ने इस कदर अंधा बना दिया कि उन्हें जायज ही लगता है। यकीन नहीं होता है तो इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर फिर से देखिए और इस कलेक्टर के रुतबे से टपकने वाले हनक को महसूस कीजिए। कौन सा टेस्ट कराने गए थे? वैसे वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर से बाहर, इसीलिए नहीं ये भगवान टेस्ट करा के दिया था आपके सामने। ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा भगवान भगवान की कसम रिकॉर्ड नहीं किया हूँ। तो भैया कहाँ गए? बताया गया कि वीडियो में नजर आने वाला ये लड़का दादी की दवाई और टेस्ट की रिपोर्ट लेने घर से निकला था। तभी सड़क पर लॉकडाउन का जायजा लेने निकले कलेक्टर साहब के अमले ने इसे रोक लिया। बाइक से उतरते ही पहले डंडे से स्वागत हुआ और फिर पर्चा दिखाने के बावजूद चालान कटवाने का फरमान आ गया। लड़के का दावा है कि जब घर से निकलने की वाजिब वजह बताने के लिए वो कलेक्टर रणवीर शर्मा के पास पहुंचा तो उन्हें फोन में पूरा वाकया रिकॉर्ड करने का शक हुआ और ऐसा शक होते ही गाड़ी की तरफ बढ़ते कलेक्टर लौटे और उनका गुस्सा फूट पड़ा। कौन सा टेस्ट कराने गए थे? वैसे वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर से बाहर, इसीलिए नहीं ये मेरी दादी एडमिट है कोविड में हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ गया था उनके लिए खाना लेके, और उनका ब्लड टेस्ट करवाना था, तो लैब वाले भैया को भी उधरी से लेते गया था। वो फिर सिस्टर से हम लोग वो सैंपल निकलवाए ब्लड का, फिर वो भैया लेके आए, मैं खाना दे के आया, फिर वो हम दोनों आए लैब में, फिर लैब में मैं पैसा वैसा जमा किया जितना भी उसका हो रहा था, फिर वहाँ से मैं अपना रिसीव वसीव लेके वापस आ रहा था। तो फिर इतना मैं वहाँ पे रुकवाए, बोले कहाँ घूम रहे हो, मैं पर्ची निकाल ही रहा था कि इतना में मेरे को एक डंडा मारे। फिर मैं कलेक्टर साहब को दिखाने गया तो फिर इधर से आए, बोले ठीक है जाओ, फिर मेरे को बुलाए, फिर उनको पता नहीं क्या लगा, मेरा मोबाइल लेके पटक दिए ज़ोर से, और फिर मेरे को एक झापड़ भी मार दिए, और फिर पुलिस वालों से भी पिटवाने लग गए और बोले इसके ऊपर FIR करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जो भी प्रशासन करे सर, अब कोई छोटा अधिकारी गलती करता है तो हम तो उससे ऊपर वाले अधिकारी के पास जाते हैं कि सर ये गलती हुआ है, इनसे हमको ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब ये तो पूरे जिला के जो मालिक हैं, सबसे प्रमुख हैं, वही ऐसा कर रहे हैं, हम किसके पास जाए? तो असमर्थ हैं किसी के पास भी जाने में, किसके पास जाके क्या बोलें बताइए। कलेक्टर के रुतबे के बेजा इस्तेमाल का ये वीडियो कुछ ही देर में वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर कलेक्टर रणवीर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई। ट्विटर पर तो कलेक्टर को सस्पेंड करने की मांग ट्रेंड करने लगा। इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। बात बिगड़ती देख कलेक्टर को देर रात माफीनामा जारी करना पड़ा और
कहना पड़ा कि अपनी करतूत के लिए वो शर्मिंदा है। हालांकि ऐसी हरकत के लिए उन्होंने जो दलीलें दी वो तस्वीरों से मेल नहीं खाती। जिन व्यक्ति का वो वीडियो है वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहाँ मौजूद था। हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूँ। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूँ। उन्होंने बदतमीज़ी की। मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने इस व्यवहार के लिए। अपने माफीनामे के अंत में रणवीर शर्मा ये दावा भी करते दिखे कि वीडियो में नजर आने वाले जिस लड़के को 13 साल का बताया जा रहा है वो करीब 24 साल का है। सवाल उठता है कि उसके बालिग या नाबालिग होने से कलेक्टर की हरकत को सही कैसे ठहराया जा सकता है। कलेक्टर की बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गया कि इस पर छत्तीसगढ़ के लोक गायक राकेश तिवारी ने एक गाना तक बना दिया जो खूब वायरल हो रहा है। काबर मारे काबर मारे काबर मारे काबर मारे रे कलेक्टर निर्दोष जनताला तै काबर मारे रे कलेक्टर निर्दोष जनताला तै काबर मारे रे कलेक्टर निर्दोष जनताला। जनता बड़े होते जिला साहेब जनता बड़े होते जिला साहेब बड़ा गुस्सा वाले साहेब। सूरजपुर के कलेक्टर की बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद उन पर गाज गिरी है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। कलेक्टर के व्यवहार की वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर पर पीड़ित लड़के और उनके परिजनों से खेद जताया है। आईएएस एसोसिएशन ने भी पूरी घटना की निंदा की है। इस मामले ने अब सियासी तूल भी पकड़ लिया है। डीएम के साथ इस पूरी घटना में शामिल एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत का भी एक वीडियो वायरल हुआ है। बदसलूकी के आरोपी डीएम पर कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से हटाया। डीएम की बदसलूकी पर सियासी बयानबाजी शुरू। एसडीएम की बदसलूकी का भी वीडियो वायरल। सड़क पर लॉकडाउन का पालन कराने निकले सूरजपुर के डीएम के वायरल वीडियो के बाद हंगामा तो होना तय था और हुआ भी। एक लड़के का मोबाइल फोन पटकने और उसे थप्पड़ मारने के बाद पुलिस से पिटवाने की तस्वीरें सामने आई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मामले ने तूल पकड़ा तो पूरा वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू हो गई। दबाव बढ़ा तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ट्विटर पर ही कार्रवाई का ऐलान करना पड़ा। भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा एक नवयुवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया है। ये बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। किसी भी अधिकारी का शासकीय जीवन में इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं है। इस घटना से क्षुब्ध हूं। मैं नवयुवक और उसके परिजनों से खेद व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आती उससे पहले इस घटना पर आईएएस एसोसिएशन का रुख सामने आ चुका था। आईएएस एसोसिएशन ने सूरजपुर के कलेक्टर के व्यवहार की निंदा की और इसे कोरोना के इस कठिन वक्त में किसी भी हालात में कबूल करने लायक नहीं माना।
इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो बीजेपी को भी सरकार पर हमले का मौका मिल गया। बताया जाता है कि सूरजपुर के कलेक्टर रणवीर शर्मा जब 2015 में कांकेर के एसडीएम थे तब उन पर एक पटवारी से घूस लेने का आरोप लगा था। उस वक्त एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद उनका तबादला रायपुर कर दिया गया था। उस घटना से मौजूदा वाकये को जोड़कर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हल्ला बोल दिया। बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रदेश की चुनी हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे मामले में जिस तरीके से खामोश रहती है और इस तरीके से गुंडागर्दी करने वाले, मनमानी करने वाले अधिकारियों को जब बचाती है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यजनक बात है। पूरे जिलों को ठेके में ऐसे अधिकारियों को दे दिया गया है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, वसूली का एक बड़ा सिंडिकेट प्रदेश में कार्य कर रहा है, इसलिए सरकार ऐसे लोग पे सीधी कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार पूरी तरह से इनको बचाने की मुद्रा में है, जो कि बिल्कुल ही प्रदेश के हित में नहीं है। एक आदिवासी जिला जो कि सूरजपुर है, वहाँ पे इस तरीके से ऐसे अधिकारी के हाथ में जिले को सौंपा जाता है जो पहले से ही कमीशन खोरी में रंगे हाथ पकड़ा गया हो। जिस वीडियो को लेकर छत्तीसगढ़ में इतना बवाल मचा है वो इकलौती घटना नहीं। इस लड़के से पहले भी कई लोगों पर कलेक्टर का गुस्सा फूट चुका है। कलेक्टर रणवीर शर्मा की मौजूदगी में और उनके आदेश पर बिना कोई दलील सुने आने जाने वालों की पिटाई की जा रही थी। कलेक्टर के व्यवहार से अफरा तफरी का ऐसा माहौल बना कि अस्पताल में काम करने के लिए ड्यूटी पर जाने वाले तक की घिग्गी बन गई। हालांकि आदमी अपनी बात कह किसी तरह पिटाई से तो बच गया। ड्यूटी लगाए मेरा कोविड में। लेकिन लॉकडाउन में जरूरी काम से घर के बाहर निकलने की छूट के बावजूद कुछ लोग इतने किस्मत वाले नहीं रहे। कलेक्टर के साथ मौके पर मौजूद सूरजपुर के भैयाथान के एसडीएम भी खुद को कड़क अफसर साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। जो कलेक्टर रणवीर शर्मा की नजर से बच जाता, वो एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत की नजरों से नहीं बच पाता। फिर तो पिटाई के साथ कान पकड़कर उठक बैठक की नौबत तक आ गई। यानी जनता की सेवा की कसम लेकर पद पाने वाले दो अफसरों ने खुद को शर्मसार करने के लिए जुगलबंदी कर ली थी। रणवीर शर्मा को तो तत्काल प्रभाव से मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर भेज दिया गया, लेकिन एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत पर लंबे समय तक सरकार और विभाग की चुप्पी से लोग हैरान दिखे। देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे के बीच एक और डराने वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें कुछ ऐसे केस सामने आए हैं जिनमें उन लोगों को भी ब्लैक फंगस हो गया जिनको स्टेरॉइड नहीं दिया गया था, जबकि कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें मरीजों की छोटी आंत में ब्लैक फंगस मिलने से डॉक्टरों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल की है, वहां 2 मरीजों की छोटी आंत में ब्लैक फंगस मिला। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के रीवा की है, वहां एक ऐसे आदमी में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले जिसे स्टेरॉइड दिया ही नहीं गया था। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस के 2 अनोखे मामले सामने आए और इसके बाद बीमारी ने अब चिंता लोगों की और बढ़ा दी है। डॉक्टरों ने बताया कि इन दोनों मरीजों की छोटी आंत में ब्लैक फंगस पाया गया, जबकि उनके नाक, आंख और दिमाग पर इसका कोई असर नहीं पाया गया। हालांकि ये दोनों ही मरीज कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन इन दोनों को स्टेरॉइड नहीं दिया गया था। लेकिन इनकी छोटी आंत में ब्लैक फंगस मिलने से डॉक्टरों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने इस केस को दुर्लभ बताया है। इन दोनों केसेस के अंदर रेयर चीज़ें ये हैं, एक तो ये दोनों पेशेंट्स कोविड के थे और इन दोनों को डायबिटीज़ थी। इनमें से एक मरीज को स्टेरॉइड नहीं मिले, जो कि हम बहुत कॉमनली बोल रहे हैं स्टेरॉइड्स की वजह से म्यूकोर हो रहा है। इन दोनों मरीजों में नाक का, आँख का या ब्रेन का म्यूकोर नहीं मिला, केवल इंटेस्टाइनल म्यूकोर मिला, जो कि बहुत अपने आप में एक और रेयर चीज़ है। तीसरी चीज़, इंटेस्टाइनल म्यूकोर अक्सर पेट यानी स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत को इफेक्ट करता है, लेकिन इन केसेस में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का इफेक्ट देखा इन्वॉल्वमेंट। महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस का ये दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब तक ब्लैक फंगस के महाराष्ट्र में 1,500 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि इस बीमारी से अब तक 90 लोगों की जान भी गई है। अकेले मुंबई में ही 115 ब्लैक फंगस के केस आए, जिनका इलाज सायन, नायर और कूपर अस्पताल के साथ साथ केईएम में भी चल रहा है। मुंबई के अलावा पुणे, नासिक और नागपुर में भी ब्लैक फंगस की वजह से परेशानी बढ़ गई है। देश में अब तक सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के केस महाराष्ट्र से ही सामने आए।
वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में सामने आए ब्लैक फंगस के मामलों ने लोगों की चिंता और बढ़ाई है। जिस आदमी को यह ब्लैक फंगस की बीमारी हुई उसे कोरोना के लक्षण नहीं थे और ना ही उसे स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाया गया था। ऐसे में इन लोगों में ब्लैक फंगस मिलने के बाद डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी। अब डॉक्टर इस मरीज की जांच करके ये पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर इस आदमी को ब्लैक फंगस की बीमारी कैसे हुई, ताकि दूसरे लोगों को समय रहते सावधान किया जा सके। अभी हमारे यहाँ पर जो पेशेंट करीब 22 भर्ती है और उसमें अधिकतर में जो पेशेंट हमारे कोविड के थे उन लोगों में और जो पोस्ट कोविड थे उन लोगों में ये देखने में आया है। और कई बार हम लोगों ने जो जब देखे हैं वार्डों में, जब कोविड का समय नहीं था तो वो पेशेंट जो डायबिटिक की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, जैसे डायबिटिक कीटोसिडोसिस, उस दौरान फिर हम लोगों को देखने में ये मिलते हैं। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों के बीच पालक मंत्री असलम शेख ने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार लोगों की मदद के लिए लगातार कोशिश कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर और ब्लैक फंगस के मामले से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार की क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख सर। सबसे पहले तीसरी लहर आने का जो अंदेशा जताया जा रहा है कि जुलाई अगस्त में आएगी, बच्चों पर ज़्यादा असर होगा, उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार की क्या तैयारी है, किस तरह से निपटने का इंतजाम किया जा रहा है? देखिए, जो हमारी टास्क फोर्स है, WHO है, ICMR है, सबने कहा था कि फेज़ 1 होगा, फेज़ 2 होगा, फेज़ 3 भी होगा और ये फेज़ 4 भी होगा अगर हमने वैक्सीनेशन जो है केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया, या तो खुद वो वैक्सीनेशन ले और राज्य को दे या वो खुला कर दे ताकि राज्य अपने हिसाब से जो है वो जो वैक्सीनेशन निकली है दुनिया भर में उनसे खरीद ले, नहीं तो इस तरीके से बढ़ता रहेगा। अहम सवाल सर ये है क्योंकि ब्लैक फंगस के केसेज में भी देखें तो महाराष्ट्र में 1500 से ज़्यादा केसेज आ चुके हैं, देश में टॉप पर है। महाराष्ट्र सरकार के लिए दो चुनौती है, एक तो कोरोना की तीसरी लहर, दूसरा ब्लैक फंगस। महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा कि हम महात्मा ज्योतिबा फूले आरोग्य योजना के तहत लोगों का मुफ्त में उपचार करेंगे, लेकिन अभी जो केसेस सामने आ रहे हैं उससे निपटने के लिए क्या अलग वार्ड बनाए जाएंगे? जो मरीज आ रहे हैं उन्हें अलग वार्ड में रखा जाएगा? नहीं, देखिए, जो इस तरीके के केसेस आ रहे हैं उसकी तादाद अब इतनी ज़्यादा महाराष्ट्र की साइज़ को देखते हुए नहीं हुई है। जैसे मुंबई में कुछ आ गए होंगे, कुछ थाना में आ गए होंगे, कुछ अलग अलग कोल्हापुर और इस तरीके से आए हैं, तो बिखरे हुए हैं। लेकिन जब ऐसे लगेगा, अभी वो टास्क फोर्स हमारी जो बैठी है, जो हम जो एक्सपीरियंस डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स को लेके जो बनाए हैं, उनका रिकमेंड लेंगे, क्योंकि वो ही सही तरीके से बता सकते हैं, हम लोग के साथ बैठ के चर्चा कर सकते हैं, ना कि किसी की बात सुने आए हैं और टेलीविजन में कुछ भी हम बोल दें। वो अब देख रहे हैं कि पिछली बार से फेल ही होते आ रहे हैं। केंद्र सरकार के जो कभी जो हेल्थ मिनिस्टर आके बोलते हैं, कभी पंतप्रधान जी जो बोलते हैं, वो कहीं भी कॉन्क्रीट नहीं हो रहा है। उत्तराखंड के रुड़की में भी ब्लैक फंगस का एक केस सामने आया है। बाद में लोगों की मुश्किल इससे और बढ़ गई। वहां सिविल अस्पताल में एक महिला में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद महिला को ऋषिकेश एम्स भेज दिया गया है। महिला है एक, उनका अनकंट्रोल डायबिटीज करके हमारे पास उनके परिजन लेकर आए थे। उसको कोविड पॉजिटिव भी है, निमोनाइटिस भी है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ की शिकायत थी उसको। 550 से ऊपर उसका शुगर जा रहा है। उसमें ब्लैक फंगस का केस जो है, ये हमारे पास पहला केस है जो SDH रुड़की में हमारे पास आया है इमरजेंसी में। इसके उपचार के लिए अभी इसका उपचार जो है लोकल अस्पताल में कहीं पर चल रहा था, अभी हमारे पास ये आज आए हैं। हमने हायर सेंटर के लिए इनको रेफर किया है एम्स ऋषिकेश में। उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। अलीगढ़ में ब्लैक फंगस के करीब 6 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं के इंतजाम करने अब तेज कर दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल जिन अस्पतालों में ये मरीज भर्ती हैं, वहां इंजेक्शन दे दिए गए हैं और आगे के इंतजाम के लिए प्रशासन से और इंजेक्शन देने की मांग की गई है, ताकि किसी भी हालात से निपटने की तैयारी मुकम्मल रहे। ब्लैक फंगस के केसेस की हालांकि इक्का दुक्का सूचनाएं भी आनी शुरू हो गई हैं और 3-4 केस शायद वहाँ मेडिकल कॉलेज में भी है। अभी हमें जो है 20 इंजेक्शंस एम्फोटेरिसिन भी मिले थे जो हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के लिए ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अभी भी मैं वहीं लखनऊ बात करने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे अगर और स्टॉक अवेलेबल हो तो हमें कुछ मिल जाए। तो अभी तो हमारे पास एम्फोटेरिसिन भी तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है और बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि शासन से हमें कुछ और अगर दवाई मिल जाती है तो फिर हम प्रोवाइड करवा दें। छत्तीसगढ़ सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। राज्य में ब्लैक फंगस के 102 मामले सामने आए हैं और एक आदमी की इससे मौत भी छत्तीसगढ़ में हुई है। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है।
छत्तीसगढ़ में एक दिन में ही कोरोना के 4000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 103 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में एक दिन में 9631 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचे और वहां कोरोना अस्पताल का उन्होंने दौरा किया। अस्पताल में निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है और पॉजिटिविटी रेट 2% के करीब है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की सारी तैयारियां प्रदेश में पूरी कर ली गई है। साथ ही उन्होंने 1 जून से 75 जिलों में 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन में तेजी लाने की भी बात कही। पिछले 22 दिनों के अंदर 2,26,000 से अधिक एक्टिव केस को रिकवर करके उन्हें सकुशल घर भेजा है। प्रदेश की रिकवरी इस समय 93% से अधिक है। प्रदेश के अंदर पॉजिटिविटी अभी 2 के आसपास है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हमने थर्ड वेव की भी तैयारी की है। थर्ड वेव के लिए अभी से हर मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सीएससीज में भी हम इसको फोकस कर रहे हैं। दूर दराज के लोगों को इस ना आना पर बहुत उनको समस्या ना होने पाए, इसके लिए इसको फोकस करते हुए अभी से इस अभियान को हम लोगों ने लिया है। और इसीलिए मैं बुंदेलखंड के प्रवास पे आया हूं। बुंदेलखंड में भी मैंने झांसी, ललितपुर और जालौन की समीक्षा बैठक ली है। टीम ने यहां पर अच्छा करने का प्रयास किया है। टेस्टिंग की क्षमता उत्तर प्रदेश ने बढ़ाई है। आज हमारे यहां उत्तर प्रदेश में 3,17,000 टेस्ट हुए हैं, यानी अब तक का रिकॉर्ड टेस्ट है ये। जब कोविड का पहला पेशेंट आया था उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष मार्च 2020 में, तब उत्तर प्रदेश में एक भी टेस्ट नहीं होता था। आज हम एक दिन में 3,17,000 टेस्ट करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। 1 जून से 75 जनपदों में हम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मैंने इस संबंध में माननीय जनप्रतिनिधियों से भी उनकी सक्रियता के साथ जो भूमिका अब तक रही है, उसी सक्रियता के साथ वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सफल बनाने, जीरो वेस्टेज तक पहुंचाने, हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और मीडिया के लिए अलग से बूथ बनाने और हर यूथ को इसके लिए प्रेरित करने के लिए स्वयं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है। दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी अब दिल्ली में 31 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि सीएम केजरीवाल ने कोरोना केस में कमी आने पर 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने के भी संकेत दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है। पॉजिटिविटी रेट 2.5% से नीचे पहुंचने की बात कही गई। उन्होंने बताया कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1,600 कोरोना के मामले ही सामने आए। सबकी आम राय ये है कि एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह से केसेस के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 31 तारीख से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे। एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा, तो वो भी धीरे धीरे कुछ गतिविधियों को 31 तारीख से फिर हम खोलना चालू करेंगे। लेकिन अभी सबकी राय के मुताबिक, मैं दिल्ली के लोगों की राय के मुताबिक 1 हफ्ते के लिए हम लोग लॉकडाउन और बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो ये संक्रमण दर 2.5% के भी नीचे चली गई है। यानी कि अब 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें 2.5 लोग संक्रमित पाए जाते हैं और 97.5 लोग ठीक पाए जाते हैं। इसका मतलब संक्रमण काफ़ी कम हो गया दिल्ली के अंदर। खुदा ना खास्ता तीसरी वेव आती है तो हम उसकी सारी तैयारियां कर रहे हैं। कितने बेड ज़रूरत पड़ेगी, कितने और आईसीयू बनाने की ज़रूरत है, कितनी और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन टैंकर खरीदने की ज़रूरत है, ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक बनाने की ज़रूरत है। ये सब तैयारियां वो भी साथ साथ चल रही है। लेकिन भगवान ना करे कोई तीसरी वेव आए
भगवान करे कि सब लोग सुख शांति और स्वस्थ रहें। दिल्ली पुलिस ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है और इसके लिए पुलिस की ओर से आरोग्य दूत तैयार किए जा रहे हैं ताकि इमरजेंसी के वक्त उनकी मदद ली जा सके। दिल्ली पुलिस ने एसीबी पैथलैब के साथ मिलकर के पहले बैच में 55 युवाओं को चुना है, जिनमें 25 से ज्यादा लड़कियां भी शामिल हैं। टीम में शामिल सभी लोगों को मेडिकल की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो इमरजेंसी होने पर मरीजों की देखभाल कर सकें, उनकी मदद कर सकें। आरोग्य दूत को तैयार करने के लिए पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने आदेश दिया और स्पेशल कमिश्नर देवेश श्रीवास्तव ने इसकी पहल शुरू की। इसकी शुरुआत राजधानी में अशोक विहार से की गई है और जहां टीम में शामिल सभी 55 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और करीब 1 हफ्ते तक इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जरूरत पड़ने पर इन आरोग्य दूतों को अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया जाएगा। कई सारा हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में और होम केयर का नर्सिंग के लिए कई सारे डिमांड्स आ रही हैं। उसको रीस्किलिंग तौर पे हम ये युवा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके हम स्किल्स डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये जो नर्सिंग असिस्टेंट्स बोलते हैं और फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स का जो स्किल डेवलपमेंट है वो उनको ट्रेनिंग के तौर पे दिया जा रहा है। हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है आज यहाँ पे आके कि हम लोगों को कैसे लोगों की सेवा करनी है। बहुत सी चीज़ें हमने ये नई नई चीज़ें सीखी है कि मास्क को कैसे हम कवर करें। मैं ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बताया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे उसको लगाते हैं और चेक किस तरीके से किया जाता है किसी पेशेंट को।